हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इस चैनल पर मेरी एक सीरीज़ चल रही है 10th क्लास की सीरीज़, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन अब ये थोड़ा सा अलग है, जिसमें मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी इसके अंदर मैं आपको नेट जेआरएफ लेवल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाया करूँगी, जो आपके नेट सेट में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर हम आई थिंक आपको कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपको इससे फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन जैसे उद्भवन। इवोल्यूशन जैसे पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, हम वयस्क। पहले हम बच्चे थे, फिर हम किशोर हुए, फिर वयस्क हुए, फिर हम वृद्धावस्था तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे अंदर क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। हमारा ढांचा भी चेंज हो रहा है, हमारे अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही वो भी चलती रह रही है, और बुढ़ापे तक वो चेंज हो जाती है, इसलिए बुढ़ापा आ जाता है। तो इसी तरीके से इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन भी दो प्रकार के इवोल्यूशन होते हैं। एक तो इवोल्यूशन होता है भ्रूणीय इवोल्यूशन, और एक इवोल्यूशन होता है जो हम अपने जन्मजात इवोल्यूशन होता है, और एक होता है कि अडेप्टेशन, मतलब हमारे वातावरण में रहते हुए हम कोई चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे जेब्रा है, जैसे पिछले बहुत साल पहले जब पेड़ पत्तियां नीचे वाले जो छोटे छोटे पौधे हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो गधे वगैरह हैं उन्होंने अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर करके खाना स्टार्ट किया पेड़ पौधे की पत्तियों को, तो वो इतनी लंबी हो गई, तो उसको जिराफ का नाम दे दिया। उसको वो जिराफ का नाम दे दिया। तो उसके अंदर क्या हुआ? पहले उसकी गर्दन छोटी थी और अब उसकी गर्दन बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें इवोल्यूशन हुआ, मतलब कुछ चेंजेस आए जो उसको उसके उपापचयन में, उसके विकास में सहयोग बनते हैं, और ये परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं इन्हें। पर जैसे पत्तियां ऊपर थी, जिराफ ने खाया और उसने उसको खा के परिस्थितियों के अनुकूल अपने शरीर को बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन, आई थिंक आपको इवोल्यूशन शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। इवोल्यूशन यानी उद्विकास। ठीक है, बता दिया मैंने कि हर जीव उद्विकास से गुजरता है और एक नए जीव का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को उद्विकास कहते हैं। ये आजाद 3.6 करोड़ अरब साल पहले हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जब से लेकर अभी तक जो मनुष्य जाति है, होमो सेपियंस, वो विकास पर विकास करे जा रही है, तो इसी को ही उद्विकास कहा जाता है। और ये सब कुछ होता है पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुकूल होता है। इसी कारण कोई पर्यावरण की परिस्थिति के अनुकूल नहीं हो पाए तो वो कुछ मर जाते हैं और कुछ जिंदा रह जाते हैं। ऐसे ही बिल्ली बच्चे देती है, बहुत सारे बच्चे देती है, लेकिन उसमें से एक तो ही रह पाता है, बाकी सारे बच्चे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाए अपने आप को। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। हाउ द theories of evolution. Theories of evolution. थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें सबसे फर्स्ट है लैमार्क
theory of Lamarck theory of evolution. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये बेस्ड है यूज एंड डिसयूज्ड ऑफ ऑर्गन्स। सेकंड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड चेन, chain of acquired इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड चेन। तो ये है लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो अभी मैंने जेब्रा की कहानी बताई वो लेमार्क ने ही समझाई थी, उसी के बेस पे। यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अगर जेब्रा अपनी गर्दन का उपयोग नहीं करता तो उसकी गर्दन लंबी नहीं हो पाती, तो वो उसने लंबी की, इवोल्यूशन हुआ, तो वो अभी तक जी रहे हैं। और जो जिन्होंने नहीं किया, अपने जो भी शरीर को यूज नहीं किया, वो विलुप्त होते गए। तो इसलिए यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड चेन, मतलब जो जितने भी कोई जीव है उसने अपने पूरे जीवन काल में कुछ ऐसे लक्षण ग्रहण कर लिए, वातावरण से जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ऐसे लक्षण ग्रहण कर लिए, तो वो क्यों अगली आनुवंशिक पीढ़ी तक जा रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड चेन। जैसे कि जापान में हिरोशिमा में एक बम विस्फोट हुआ था, तो वो जो परमाणु के जो छर्रे थे वो उनके नसों में जा बसे, उनके शरीर में जा घुसे, जिससे क्या है कि उनके जो बच्चे होते हैं, संतानें होते हैं, उनके जो आनुवंशिक पैटर्न है, डीएनए पैटर्न तक चेंज हो गए। उन जो छर्रे जो घुसे थे उन मनुष्यों के, जैसे वो क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा करते हैं तो वो आनुवंशिकली ही विकलांग पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो परमाणु के जो छर्रे थे उनके आंतों में चले गए, उनके शरीर में चले गए, उन्होंने डीएनए चेंज कर दिया, तो इसलिए वो विकलांग बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं। तो इसको ही कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड चेन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Visited Jalpes in Iceland, ship HMS Peggy. Geological history of Earth. History Darwin's theory of Darwin's theories of natural selection, geological history of Earth correlates with the biological Earth EAR। एक मिनट में आते, just a minute।
Geological history of Earth. Exciting living form. हाँ, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. Exciting living form. Share stimulates to varying degree not only among themselves but also with the life form that excited millions years ago. Geological history of Earth correlate with the biological history. Geological history 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 of Earth. Geological history of Earth. Geological history of Earth correlates with the biological history of Earth. ठीक है. Geological history of Earth correlates with the biological history of Earth.
ठीक है, ये लिख लिया हो तो मैं मिटा देती हूँ। अब डार्विन इन्फ्लुएंस बाय थॉमस मैल्थस वर्क। जो डार्विन है वो थॉमस मैल्थस के वर्क से इंस्पायर्ड होते हैं। तो उन्होंने और 1 2 3 वो लिखा था, बता देती हूँ। डार्विन इंस्पायर्ड influence of by Thomas Mathis वर्क। कैसे? पहले लेमार्क का आया, फिर डार्विन का आया, और इन्होंने इंस्पायर्ड होकर 3 नियम दिए। क्या क्या दिए? population can grow exponentially ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज nature keep control check on population size which are hence nearly stable। ठीक है। नेचर कीप कंट्रोल चेक ऑन पॉपुलेशन साइज विच आर हेंस नियरली स्टेबल। ओके, ये डार्विन ने लेमार्क से इन्फ्लुएंस होके कुछ मेथड दिए थे। सिंगल स्टेप म्यूटेशन कॉल्ड सॉलेशन। सिंगल स्टेप म्यूटेशन यानी उद्भवन मान लो। को क्या कहते हैं? सॉलेशन। ह्यूगो डीवरिच। फिर पहले लेमार्क आए, फिर डार्विन आए, डार्विन ने ये 3 थ्योरीज दी, फिर आए ह्यूगो डीवरिच।
20th century. Century mutation theory. Work on evening primrose. Key concept of Darwin theory. म्यूटेशन थ्योरी दी थी किसने? ह्यूगो डी वृज ने. वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज. इन्होंने किया था वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज. Work on evening primrose by concept the Darwinism theory. Key concept Darwinism की कॉन्सेप्ट. देखो सबसे पहले कौन है? लेमार्क है. लेमार्क ने बताया कि अंगों का यूज करते हैं तो जन्मजात की जो परिवर्तन होते हैं वो जन्मजात होते हैं और इनहेरिटेंस भी होते हैं कि जन्म के बाद में लिए हुए भी होते हैं. और विकास जैसे मैंने जेबरा की आपको स्टोरी बताई. उसके बाद में लेमार्क आए. लेमार्क ने थ्योरी दी. सबसे पहले लेमार्क आए. लेमार्क के बाद डार्विन आए. उन्होंने अपनी थ्योरी दी. उसके बाद में ह्यूगो डी वृज आए. उन्होंने कुछ काम किया. म्यूटेशन थ्योरी दी उन्होंने. वर्क ऑन प्राइमरोज पे उन्होंने काम किया. 20th सेंचुरी में आए थे और की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी बताए थे. ठीक है, इतना काम किया था ह्यूगो डी वृज ने. ब्रांचिंग, डिसेंट और न्यूट्रल सिलेक्शन क्या थे की कॉन्सेप्ट? ब्रांचिंग, डिसेंट, दूसरा इग्नोर्ड. दूसरा नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन. वीकनेस ऑफ डार्विनिज्म. फर्स्ट है unable to explain the origin of variation. Unable to explain the origin of variation. Could not explain
could not explain spatial spatial ignored work done by Mendel. Work done by Mendel. ठीक है, एक दो जो हार्ड डार्विन है उन्होंने अपनी थ्योरी दी है और वीकनेस बताई है. Weakness of Darwinism, unable to explain the origin of variation, could not explain speciation, ignored work done by Mendel. तो ये जो भी है वो डार्विन की वीकनेस है. क्या क्या है? एक तो इग्नोर्ड मेंडल्स लॉ, सेकंड है कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेशिएशन, और फिर फर्स्ट डेथ अनेबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन. ये तीन होंगे. तो वापस से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें आता है सबसे पहले लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आता है. इसमें हम देखते हैं कि यूज़ एंड डिसयूज़ के बारे में बताया गया ऑर्गन्स के, कि हम जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ में करते हैं वो ज़्यादा परिपक्व हो जाता है. जैसे पहले जो चिंपांजी वगैरह थे उनके सर एकदम छोटे छोटे हुआ करते थे, दांत बड़े, जबड़ा बड़ा, सिर छोटा हुआ करता. जैसे जैसे उन्हें खाना, क्योंकि जो भी वो खाते थे वो चाकू से काट के थोड़े नहीं खाते, वो डायरेक्ट दांतों से खाते थे, इसलिए उनके तीत बहुत बड़े हो गए, इसलिए उनका जबड़ा बड़ा, सिर छोटा हो गया था. अब धीरे धीरे कम हुआ, हम छोटी छोटी चीज़ें खाने लग गए, पका के खाने लग गए, तो हमारा सर बड़ा हो गया और हमारा मुंह छोटा हो गया. ऐसे ही जिराफ था, उसका पहले जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन जैसे ये नीचे वाली पत्तियों से साफ हुई वैसे उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश की और करते 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 वो इतनी लंबी हो गई, तो उसको हम जिराफ कहते हैं. तो इस तरीके से बता रहा है कि ऑर्गन के यूज़ और डिसयूज़ का भी असर पड़ता है. जैसे बंदरों की पहले पूंछ थी, उन्होंने उसका यूज़ करना छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड चेन, इनहेरिटेंस यानी जन्मजात, जैसे इवोल्यूशन, उद्भव, इमरजेंसी ऑफ इवोल्यूशनरी लॉज. मतलब जन्म के बाद में अगर कोई चीज़ ऐसी है कि वो आनुवांशिक रोग जैसे वर्णांधता है किसी व्यक्ति के अंदर, और अगर उसका संतान हुई तो उसके अंदर भी वर्णांधता पाई जाएगी. यानी जन्म के साथ ही उसके अंदर इनहेरिटेंस गुण पाए जाएंगे, नए गुण पाए जाएंगे. जैसे कोई है, किसी के पापा को मलेरिया है, तो हो सकता है कि उनके चाइल्ड को भी मलेरिया हो. तो ये है इनहेरिटेंस. फिर आते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. विजिटेड गोल्डफिश आइसलैंड शिप HMS. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ correlated with the biological history of earth. Existing living forms share similarities of varying degrees not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. फिर आते हैं डार्विन इन्फ्लुएंस बाय थॉमस मैथर्स वर्क. डार्विन है, उन्होंने लेमार्क थॉमस वर्क से वो इंस्पायर होते हैं जो डार्विन होते हैं, और जब जाके अपने 3 थ्योरी देते हैं, ये 3 पॉइंट देते हैं. पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, नेचर कीप कंट्रोल, चेक एंड पॉपुलेशन साइज विच आर हेंस नियरली स्टेबल. ये उन्होंने दिए हैं, किसने? डार्विन ने दिए हैं. फिर सिंगल स्टेप म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? उसे साल्टेशन कहा जाता है.
साल्टेशन कहा जाता है। फिर आता है ह्यूगो डी विज 20th सेंचुरी में उन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी, यानी उत्परिवर्तन की। जैसे भी कहीं पे विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है तो वहाँ पे जीव जंतुओं में उत्परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कोई रेगिस्तान है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, लेकिन जो पेड़ होंगे छोटे छोटे होंगे और उनके ऊपर कांटे लगे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कांटे उसके जो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है और वो कांटे प्रकाश संश्लेषण को रोकने के एक अच्छा उपाय है। वो अपने जो भी फिजिकल है उसको चेंज कर लेते हैं। पत्तियों को पत्तियां होती नहीं है, तने की जैसे तना मोटा हो जाता है और जो पत्तियां वो कांटों के रूप में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है। ऐसे ही कई उदाहरण है हमारे यहाँ पे, जैसे कि लाइकेन का, उसके अंदर फंगस और जो बैक्टीरिया है वो एक साथ ग्रो करते हैं। फंगस और जो पौधा है कवक वो एक साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि जो फंगस है वो से फास्फोरस वगैरह लेती है और जो कवक है वो उसको क्या बोलते हैं नाइट्रोजन प्रदान करवाती है। इस तरीके से मतलब है, इस तरीके से म्यूटेशन इसी को कहते हैं कि वातावरण के विपरीत वातावरण में भी अनुकूलन बनाए रखने को उत्परिवर्तन कहते हैं। अपने शरीर में म्यूटेशन पाया जाता है। फिर है वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज म्यूटेशन थ्योरी की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी। ह्यूगो डी वरीज ने क्या किया? वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज पे वर्क किया। की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट है और एक है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन एक वीकनेस ऑफ डार्विनिज्म बताया ह्यूगो डी वरीज ने। अनेबल टू एक्सप्लेन द 3 वीकनेस बताइए। अनेबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेशिएशन, थर्ड इग्नोर्ड वर्क डन बाय मेंडल। अब आता है इवोल्यूशन। ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, इनसे इतने कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस ये बेसिक था थोड़ा बहुत जो मैंने बता दिया आपको। अब आता है 12th सेंचुरी बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। Origin of life on earth। Chemical evolution। Organic evolution। लगभग 5 बिलियन ईयर अगो अर्थ फॉर्मेशन EARTH 45 बिलियन ईयर अगो। ठीक है। सन फॉर्मेशन लगभग 5 बिलियन ईयर अगो, अर्थ फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर अगो। इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन केमिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ।
strong reducing conduction condition. No free organ that was necessary for chemical evolution. ठीक है, इसमें क्या है, प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, मतलब जब अर्थ बना है उस टाइम पे जो भी है वो बिल्कुल आग का गोला होता है। हमने समझा है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है वो एक छोटे से बिंदु से हुआ था जिसे ब्लैक होल कहते हैं। तो उसमें प्रस्फुटन हुआ, उसमें बहुत सारे खंड निकले हैं और जो ठंडा हुए हैं और अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो सबसे पहले वो बहुत गर्म थी पृथ्वी, तो धीरे धीरे अपनी जो ऊर्जा है वो निकालती रही ब्रह्मांड में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन, नो फ्री ऑर्गन कोई भी फ्री नहीं था, दैट वाज नेसेसरी फॉर केमिकल इवोल्यूशन, कोई भी फ्री उसमें वो नहीं था, ऑर्गन नहीं था, इसलिए केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें। ठीक है, अर्थ प्रिमिटिव अब है, एटमॉस्फेयर, वन डिग्री ठीक है। अर्थ पे जब प्राचीन काल में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो कुछ इस तरीके से था, 1 डिग्री पे एटमॉस्फेयर, इसमें हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन गैस थी, CO2 गैस थी, H2O के कुछ वेपर्स थे। और सेकेंड एटमॉस्फेयर में इसमें मीथेन, नाइट्रेट, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCN, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये सेकेंड एटमॉस्फेयर में था। ये 2 डिग्री एटमॉस्फेयर में, 1 डिग्री एटमॉस्फेयर में, दे रिएक्टेड विथ ईच अदर।
reacted with सर ये नहीं आएगा अभी तो इसका ही चल रहा है ना। इसमें कूल डाउन होता है, H2 वेपर्स कंडेंस होते हैं, कंडेंस million year of rain of rain formation river lakes, ocean, ठीक है। 1 डिग्री पे ये होता है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 वेपर्स कूल डाउन होती है, फिर पृथ्वी को और ज़्यादा कूल डाउन बनाती है तो H2 वेपर्स बनाती है, और फिर मिलियन ईयर अगो क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है, उससे और ठंडी होती है। सेकंड एटमॉस्फेयर बनता है। फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऐसा था, सेकंड एटमॉस्फेयर बनता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ रिवर, लेक्स और ओशंस ये सब होते हैं। फॉर्मेशन रिवर, लेक्स और ओशियंस होता है। अब आता है सेकंड एटमॉस्फेयर। सेकंड एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अब इसमें नई गैस बनेगी, CH4 NH3 H2S HCN हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 H2O वेपर। They reacted with each other. Reaction with carbide. Sulfide. और नाइट्राइट। ठीक है। सेकेंड एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा होता है पृथ्वी का। फर्स्ट एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वेपर्स थे। कूल डाउन हुई पृथ्वी, H2O वेपर्स बने। इसमें मल्टीपल मिलियन ईयर
अगो ऑफ मिलियन ईयर ऑफ रेन्स हुई। उसके बाद में फॉर्मेशन हुआ रिवर का, लेक का, ओशंस का। उसके बाद में सेकंड एटमॉस्फेयर बना। सेकंड एटमॉस्फेयर में मीथेन, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड HCN, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड H2O वेपर्स। दे रिएक्टेड विथ ईच अदर reaction with carbide, sulfide and nitrite। कार्बाइड, सल्फाइड और नाइट्राइड, ये तीनों इस तरीके से, ये 2 प्रकार के एटमॉस्फेयर हमारे जो है उसमें बनते हैं। रेन वाटर कैरी द इनऑर्गेनिक साल्ट फ्रॉम द रॉक्स टू ओशन। चलो बच्चों, आज के लिए तो इतना ही पढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेरा इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो था, तो थोड़ा अटपटा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से हम और बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर बेस्ट तक पहुंचेंगे। आप भी इसी तरीके से बने रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। थैंक यू।